गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वायुदाब की पेटियाँ एवं पवनें, एयर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड्स। इससे पहले हमने देखा था, वायुमंडल के बारे में पढ़ा था, सूर्यताप के बारे में पढ़ा था। तो वही चीज़ें अपने यहाँ पर अपने कुछ चीज़ें रिपीट होगी। वायुमंडल के बारे में अपने देखा था कि किस तरीके से जो पृथ्वी से हज़ारों किलोमीटर ऊपर तक फैला वायुमंडल है वो पृथ्वी तल पर का एक दबाव बनाकर या दाब उत्पन्न करता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से एक दबाव बना के रखता है, तो उसी को अपने वायुदाब बोलते हैं। और ये जो वायुदाब है वो पृथ्वी के तल के नज़दीक सबसे ज़्यादा मिलता है अपने को, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो ऊंचाई के साथ क्या हवा के सघनता कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। इस कारण से ऊंचाई के साथ अपने को वायुदाब इतना नहीं मिलता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुदाब कम होता जाता है। वायुदाब तथा पवन जलवायु के ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो इसके अन्य तत्वों को गहराई से प्रभावित करते हैं। यानी कि जलवायु के ही, क्लाइमेट के एक पार्ट है ये दोनों ही, जो अपना एयर प्रेशर है एंड विंड्स हैं दोनों ही। तो काफ़ी हद तक इनको प्रभावित करते हैं पृथ्वी के जो मौसम है या वेदर है उसको। तो हमारी पृथ्वी के जो चारों ओर का जो वायुमंडल है अनेक गैसों से निर्मित है। हजारों किलोमीटर मोटा आवरण है। यह गैस या आवरण धरातल पर दबाव डालता है जिसे वायुदाब कहते हैं। वायुदाब की जो बेसिक डेफिनेशन जो है वो यही है कि किस तरह से जो गैसें वो पृथ्वी पर एक दबाव बना के रखती है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, पृथ्वी से दूर वो नहीं जा पाती है। तो एक जो लंबवत यानी कि वर्टिकली जो उस पर प्रेशर डालती है उसे भी अपने दबाव बोलते हैं, वायुदाब बोलेंगे अपने। और इसको मेजर करने की जो यूनिट है वो है मिलीबार। और 1 मिलीबार का मीन होता है कि किस तरह से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो 1 ग्राम प्रेशर होता है, यानी कि 1 ग्राम जो दबाव होगा उसी को अपने वायुदाब बोलते हैं। वायुदाब का अर्थ यही होता है। और शॉर्ट में अगर वायुमंडल ये दबाव का अर्थ अगर अपन देखें तो उसका मतलब होता है कि जो फिक्स जो प्लेस है, एक फिक्स प्लेस पर फिक्स टाइम पर जो एयर का जो एक वर्टिकली जो प्रेशर है उसी को अपने वायुदाब, यानी कि एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर हवा के स्तंभ का भार, वही वायुदाब कहलाता है। सबसे पहले इसकी फाइंडिंग किसने की थी, खोज जो की थी वो की थी ग्यूरिक। ग्यूरिक नामक जो व्यक्ति था उसने की थी 1651 के अंदर। और किसी स्थान का वायुदाब निरंतर परिवर्तनशील होता है, यानी कि एक समान नहीं रहता, अलग अलग रहेगा। अलग अलग रहने का कारण ये है क्योंकि वायु जो है गतिशील होती है, एक स्थान पर रुक कर नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती है, स्टेबल नहीं होती है, मूव करेगी वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे। तो यही रीज़न है कि जो वायुदाब है वो भी चेंज होता रहता है। और चेंज होने का कारण सबसे मेन होता है इस पे तापमान का। जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और तापमान और वायुदाब एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे ही तापमान बढ़ेगा वायुदाब कम हो जाएगा, यानी कि तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम होगा, और तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। एक दूसरे के उल्टे हैं, तापमान बढ़ रहा है वायुदाब घट रहा है, तापमान घट रहा है तो वायुदाब बढ़ रहा है। और कारण क्या होता है तापमान बढ़ने से वायुदाब कम होने का? कारण इसका यही होता है कि वायुदाब जो तापमान बढ़ने से हवा गर्म होती है, हवा गर्म होगी तो वो फैलेगी और हल्की होकर ऊपर उठेगी। ऊपर उठने की वजह से क्या होगा कि नीचे का जो वायु का दाब है वो कम हो जाएगा। और इसी वजह से जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो यही कारण है कि किस तरह से वायु फैलने के बाद घनत्व कम में आ जाती है और वायु ऊपर उठती है। और गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके कारण क्या होता है, धरातल के निकट की वायु ऊपरी वायुमंडल की अपेक्षा अधिक सघन होती है। यानी कि नीचे गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा होता है। और हाइट पर जैसे जैसे अपनी हाइट बढ़ती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होता जाता है। और अर्थ के बाहर तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम ही हो जाता है, एक बेल्ट जो है उसके बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उससे बाहर जाने के बाद तो जो वस्तु है वो अंतरिक्ष में ही चली जाती है, स्पेस के अंदर ही। तो यही कारण है कि किस तरीके से धरातल पे जो है गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ की वायु ज़्यादा सघन होती है। और ऊपर जैसे ही हाइट बढ़ती है तो वहाँ पर ज़्यादा विरल हो जाती है, यानी कि जो एयर का है वो ज़्यादा लाइट हो जाती है, वहाँ पर हल्की हो जाती है। और पर्वत है या जो पठार है, जो ऊंचाई पर स्थित जो स्थान है, जो हाइट पर जो अपने प्लेस जितने भी जो सिचुएटेड प्लेस है वहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी रहती है। और इसके लिए अपने को या तो स्पीड से यानी कि बार बार सांस लेनी पड़ती है अधिक बार, या फिर अपने जो माउंटेनियर्स होते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अपने साथ जाना पड़ता है वहाँ पर,
तभी वो वहाँ पर उस पे पर्वतों पे चढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी हवा की सघनता कम होती है, हवा के कण कम हो जाते हैं, तो इसी वजह से अपने को वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। और यहाँ पर जो वायुदाब का अपने अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, इसका एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वायुदाब का वितरण, तो क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो अपने टेम्परेचर का देखा था कल हीट बजट के अंदर, वही सेम वायुदाब का होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, क्षैतिज की बजाय जो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइट के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, अगर जो वो टेम्परेचर जो प्रेशर कम होता है या ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षैतिज वितरण जो है अक्षांशों के द्वारा, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो बढ़ रहे हैं, अगर वायुदाब कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, उसका वितरण इतना ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्टिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्टिकली क्यों है? क्योंकि जो मौसम विभाग में भी वायुदाब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपने वेदर फोरकास्टिंग के लिए पहले से अपने भविष्यवाणी करने के लिए मौसम की भी कैसा मौसम रहेगा कैसा नहीं, क्योंकि वायुदाब पर ही निर्भर करता है। किसी स्थान का अगर अचानक से वायुदाब कम हो जाता है तो वो खराब मौसम का सूचक होता है। वायुदाब कम होना यानी कि निम्न दाब वगैरह होगा, तो वहाँ पर दूसरी हवाएं उस स्थान को भरने के लिए उस गैप, एक जो गैप बन जाता है वायुदाब कम होने की वजह से, तो दूसरी हवाएं वहाँ तेज़ी से आएंगी। और उन हवाओं के अंदर अगर उन हवाओं की अगर गति ज़्यादा है तो वो तूफानों के अंदर या चक्रवातों के अंदर भी बदल जाती है। नमी ज़्यादा है तो वो बारिश भी लेकर आती है। और ज़्यादा नमी है तो बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश भी होती है। तो ये रीज़न है कि अपने जो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तापमान पे निर्भर करता है। तो वायुदाब में होने वाला थोड़ा सा परिवर्तन ही मौसम को प्रभावित करता है। और मौसम के अन्य तत्व जैसे बादल हो गए, वर्षा, तूफान, आंधी तथा पवन, इनको भी वायुदाब से ही नियंत्रित, ये सभी क्या वायुदाब से नियंत्रित होते हैं। वायुदाब कम या ज़्यादा होने पे इनमें भी चेंजेस होते हैं। तो मौसम के पूर्वानुमान यानी कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी अपने क्या वायुदाब एक विशेष महत्व है वायुदाब का। और वायुदाब को मापने की जो प्रचलित इकाई जो अभी आपको बताया था मिलीबार है। 1 मिलीबार का मतलब होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर 1 ग्राम यानी कि 1 ग्राम भार का जो बल है उसी को अपने 1 मिलीबार के अंदर मेजर करेंगे। और तापमान, जलवाष्प, समुद्र तल से ऊंचाई, गति कारक आदि वायुदाब को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। जो प्रमुख कारक अपने कल तापमान को प्रभावित करने वाले पढ़े थे वो इसके अंदर होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे वायुदाब भी आ गया। वायुदाब है इसलिए तापमान उसको प्रभावित करता है। और तापमान कैसे प्रभाव डालता है वो अपने देख ही लिया कि तापमान सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है जलवाष्प और समुद्र तल से ऊंचाई तो फिर भी कम करते हैं। तापमान बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, और तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। इसके अलावा जलवाष्प है यानी कि हवा में जो मॉइस्चर है एयर के अंदर, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है वायुदाब को। समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचाई चाहे किसी भी चीज़ की हो, कल भी आपको बताया था कि ऊंचाई जो होती है हमेशा समुद्र तल से ही नापी जाती है, किसी भी वस्तु की हो या किसी भी और चीज़ की हो तो वो समुद्र तल से, क्योंकि समुद्र तल बिल्कुल समतल होता है, तो वहाँ से जो ऊंचाई होगी वही, क्योंकि धरातल के समतल नहीं है, असमतल है, तो इस वजह से वहाँ से किसी चीज़ की ऊंचाई नहीं नाप सकते अपने। तो ये कुछ इसके मुख्य कारक है जो इसको वायुदाब को प्रभावित करते हैं। अब वायुदाब और पवनें, उनके अंदर क्या रिलेशन है? ये एक दूसरे से इंटरलेटेड है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि वायुदाब क्या है, पवनों के यानी कि विंड सर्कुलेशन पर ही डिपेंड करता है। अगर हवा का संचार होगा, हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर चलेगी तभी वायुदाब के अंदर चेंजेस होंगे। अगर हवा चलेगी ही नहीं तो वायुदाब एक समान बना रहेगा। या फिर अपने ये भी कह सकते हैं कि अगर वायुदाब एक समान है तो इसका मतलब हवाएं नहीं चलेगी, हवाएं रुक जाएंगी। क्योंकि वायुदाब का मतलब हो गया कि इस किसी स्थान पर वो जगह घेर के रखेगी वायु। जब वो स्थान घेर कर रखेंगी, खाली स्पेस, अगर उसको एम्प्टी स्पेस नहीं मिलेगा दूसरी हवाओं को, दूसरे स्थानों की हवाओं को वहाँ आने का स्पेस जब तक नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, तो वो हवाएं वहाँ नहीं आ पाएंगी, वो एक जगह रुकी रहेंगी। तो इस वजह से वायुदाब और पवन संचार जो है एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है उनका। तो वायुदाब का जो अंतर है वर्षा एवं तापमान को भी प्रभावित करता है, कि वायुदाब जो कम में ज़्यादा होता है, जहाँ पे निम्न वायुदाब पाया जाता है वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी। और निम्न दाब से ही कुछ नहीं होता है, वहाँ पे हवा में जलवाष्प की मात्रा भी ज़्यादा होनी चाहिए। जिन स्थानों पे निम्न वायुदाब पाया जाता है साथ में जलवाष्प की मात्रा भी अधिक है, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। और तापमान को प्रभावित करता ही है, क्योंकि तापमान एक दूसरे के ऑपोजिट है, वायुदाब हो रही है तो अपने आप ही प्रभावित करेगी।
तो हवाओं के द्वारा क्या होता है, निम्न अक्षांशों और ऊपरी अक्षांशों के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। क्योंकि गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं, हवाएं भी दो प्रकार की होती है। वैसे तो पवनों का जो वर्गीकरण देखें तो मुख्य रूप से तीन वर्गीकरण होता है। जो स्थानीय पवनें होती है वो दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से तीन तरह की अपने हवाएं हैं, पवनें हैं जो पढ़ेंगे। प्लेनेटरी जो विंड्स हैं यानी कि ग्रहीय पवनें। उसके बाद सीजनल विंड्स यानी कि मौसमी पवनें जो मौसम के अनुसार होती है, सीजन जिस तरह का। और सीजनल के अंदर सिर्फ एक ही अपने होता है, वो है मानसूनी। मानसून जो विंड्स है वो उसके अंदर अपने इंक्लूड करते हैं। और सबसे ज़्यादा विंड जो है, टाइप्स जो है विंड के, वो होते हैं थर्ड टाइप में, यानी कि जो लोकल विंड्स हैं, यानी कि किसी स्थानिक, जो किसी एक स्थान विशेष पे चलने वाली जो हवाएं हैं, पवनें हैं, उनको। उनमें दो प्रकार होते हैं अपने, कुछ गर्म होती है, कुछ ठंडी होती है। तो जो गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं हैं, वो भी तापमान को प्रभावित करती है। जिन जगहों पे गर्म हवाएं चलेगी तो अपने आसपास के वातावरण को भी गर्म कर देगी। जहाँ पर ठंडी हवाएं चलती है तो आसपास के वातावरण को ठंडा कर देगी। तो इस वजह से अक्षांशीय ताप संतुलन जो है हवा की वजह से ही बनता है। क्योंकि हवाएं क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टली मूव करती है, और कुछ प्लेसेस पे वर्टिकली मूव करती है, जैसे इक्वेटर पे करेगी। इक्वेटर पे सीधा डायरेक्ट टू वर्टिकली यानी कि ऊपर ही उठती है। बाकी स्थानों पर तो धरातल के समांतर वो चलती है, मतलब जो अपनी जो लैंड सरफेस है इसके पैरेलल जाएगी। तो इसके अलावा हवाओं के द्वारा ही जो महासागरों से महाद्वीपों को आर्द्रता पहुंचाई जाती है, यानी कि महासागर जो है वहाँ से नमी, अपनी हवाएं जो है अपने साथ नमी लेकर महाद्वीपों तक पहुंचती है और आंतरिक भागों में वर्षा करती है। इंटरनल पार्ट्स में जो रेनफॉल होता है वो उसी वजह से होता है। अगर हवाएं नहीं चलेगी तो वहाँ तक मॉइस्चर नहीं जाएगा, और वहाँ फिर वो रेनफॉल भी नहीं होगा। अब अपने नेक्स्ट है जो एयर बेल्ट्स, एयर प्रेशर बेल्ट्स है, वायुदाब पेटियाँ। मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं, 7 भागों में बांटा जाता है। यानी कि इसमें जो भूमध्य रेखा वाली है वो बेसिक है, वो दोनों तरफ काउंट होती है, साउथर्न पार्ट में और नॉर्थर्न पार्ट में, दोनों में ही। और बाकी 3 जो नॉर्थर्न पार्ट में, वही सेम क्या है, साउथर्न पार्ट में भी है। तो 3 साउथर्न पार्ट की और 3 नॉर्थर्न पार्ट की, 6 तो ये होगी, और 1 जो कॉमन है दोनों में, वो है इक्वेटरल जो एयर प्रेशर बेल्ट है, वो भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी। आगे जो इनका देखेंगे किस तरह से, और इनका डिवीजन कैसे किया हुआ है, इनको कैसे फिक्स किया गया हुआ है वायुदाब पेटियों को, एयर प्रेशर बेल्ट को। इनका जो फिक्सेशन है, इनका बेस है एक तो टेम्परेचर, और सेकंड टाइप है जो अर्थ का जो सरफेस है। कहीं पे लैंड सरफेस है, लैंड मास ज़्यादा है, कहीं पे वाटर बॉडी ज़्यादा है, यानी कि कहीं पे स्थल है, कहीं पे जल भाग ज़्यादा है। तो इन्हीं से ही अपने इनका डिवाइडेशन किया हुआ है। तो ये फिक्स है। तो ये क्या होती है, अत्यधिक साधारणीकृत है। भूमंडल पर वायुदाब के कारकों की भिन्नता के कारण वायुदाब का विषम वितरण होना स्वाभाविक है। अभी अपने को पता है कि किस तरीके से जो अपना लैंड सरफेस है वो एक जैसा नहीं है, तो अनइवन है, समतल नहीं है। इसी वजह से कहीं पे पहाड़ियाँ हैं, कहीं पे जल है, तो इस वजह से वायुदाब भी अलग अलग है। तो वायुदाब जो है अपना 7 पेटियों के अंदर, वायुदाब को 7 पेटियों में प्रदर्शित किया गया। पृथ्वी तल पर निम्नलिखित वायुदाब पेटियाँ प्रत्येक गोलार्ध यानी कि दोनों तरफ अपने को पाई जाती है ये दो पेटियाँ। फर्स्ट तो है आपकी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इसको डोलड्रम भी बोलते हैं, और ये दोनों में कॉमन है। यानी कि 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में और 5 डिग्री जो है उत्तरी गोलार्ध में, जो एरिया है वहाँ तक का। इनका आगे डिटेल में अपने पढ़ेंगे क्या कुछ इनकी विशेषताएं होती है, कितना इनका एक्सपेंसन है, यानी कि कितना विस्तार है इनका। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे उपोष्ण कटिबंधीय उष्णताप पेटी, यानी कि ये जो ध्रुवों और उसके मध्य में पाई जाएगी अपने विषुवत रेखा के बीच में। और ये फिर उसके बाद है उपद्रवीय निम्न दाब पेटी, और चौथी है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो इनमें से जो फर्स्ट और फोर्थ नंबर है, ये तो है गति तापजन्य, यानी कि तापमान, टेम्परेचर से बिल्ट होती है, इनका निर्माण होता है तापमान के द्वारा। यानी कि भूमध्य रेखा पे सूर्य किरणें सीधी होती है तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, और ध्रुवों पे सूर्य किरणें बिल्कुल तिरछी होती है तो वहाँ पे तापमान बिल्कुल कम होता है। तो ये दोनों पेटियाँ क्या है, तापमान के द्वारा निर्मित होती है, इसलिए तापजन्य बोलते हैं इनको। और सेकंड और थर्ड यानी कि दूसरी और तीसरी जो है, उपोष्ण कटिबंधीय और उपद्रवीय, ये दोनों गतिजन्य हैं। ये पृथ्वी का जो घूर्णन है, यानी कि अर्थ का जो रोटेशन है, उससे ये डेवलप होती है। इस वजह से ये दोनों ही एक, जो अपने अभी पढ़ा है कि तापमान और वायुदाब का जो रिलेशन पढ़ा है, अभी तापमान से उल्टा होता है वायुदाब, तापमान बढ़ने पे वायुदाब कम होता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। अपने आगे डिटेल में देखेंगे इनका कैसे है। पहली जो है किस तरीके से भूमध्य रेखीय जो निम्न दाब पेटी है,
इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश दोनों में फैली हुई इनके बीच में, यानी कि 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री, यानी कि टोटल कितने हो गए, 10 अक्षांशों के बीच में ये फैली हुई है। यानी कि 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, तो टोटल 10 अक्षांशों के मध्य ये पेटी फैली हुई है। और यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें क्या सीधी पड़ती है, इस कारण से तापमान हमेशा ऊंचा रहता है और वायुदाब कम रहेगा। ये तो यहाँ पर तो रिलेशन सही है, ऑपोजिट है, यानी कि तापमान बढ़ रहा है इसलिए वायुदाब कम है। इसके अलावा यहाँ वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, ज़्यादातर समुद्री इलाकों से निकलती है, समुद्री जगहों से निकलती है। महासागर ज़्यादा पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के, तो इस वजह से समुद्रों का हिस्सा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जलवाष्प भी ज़्यादा रहती है। और भूमध्य रेखा पर घूर्णन का वेग सर्वाधिक होता है, यानी कि अर्थ का जो रोटेशनल जो वेलोसिटी है, घूर्णन वेग है, वो सबसे ज़्यादा होता है। और जिससे हम अपकेंद्रीय बल, यानी कि यहाँ पर अपकेंद्रीय बल भी सबसे ज़्यादा होता है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल जो आपको फर्स्ट ईयर में बताया था किस तरह से, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेज जो है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो तो यानी कि अर्थ जो है कोई भी जो ऐसा फोर्स जो अब घूमेगा, कोई चीज़ अगर वस्तु को अगर रोटेट कर रहे हैं तो बाहर की तरफ किसी वस्तु को फेंकेगा। और सेंट्रीफ्यूगल यानी कि आपके अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो अंदर की तरफ खींचता है, जैसे वॉशिंग मशीन है या दही अपने मथते हैं तो उसके अंदर जो मथानी है तो उसके जो फोर्स है वो भी सेंट्रीफ्यूगल है, यानी कि अभिकेंद्रीय, वो तो अंदर की तरफ खींचते हैं। अपकेंद्रीय बल जैसे फ़ैन है, फ़ैन को अगर अपने चलाएंगे तो बाहर की तरफ चीज़ों को फेंकेगा, या और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है भूमध्य रेखा पर, वो चीज़ों को बाहर की तरफ फेंकता है, यानी कि यहाँ की जो हवाएं हैं उनको भी बाहर की तरफ निकालता है भूमध्य रेखा पर। तो इस वजह से अभी अपकेंद्रीय बल ज़्यादा होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है। इस पेटी में धरातलीय क्षैतिज भवनें नहीं चलती हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन नहीं होता है। यहाँ पे हवाएं हॉरिजॉन्टली नहीं मूव करती हैं, वो वर्टिकली मूव करेगी, डायरेक्ट ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि हल्की हो जाती है तापमान ज़्यादा होने की वजह से, तो डायरेक्ट ऊपर उठती है, ना कि साइडों में जाती है, वो साइड में नहीं चलती है, डायरेक्ट ऊपर उठती है। तो इस वजह से वहाँ पे साइमनीय धाराओं का, यानी कि कन्वेंशनल करंट्स का डेवलपमेंट होता है वहाँ पर। और इसीलिए इस कटिबंध को भूमध्य रेखीय शांत कटिबंध, क्योंकि हवाएं साइडों में चलेगी तो अपने उसको कुछ ना कुछ बोल लेंगे, नाम बोल लेंगे उसका। शांत कटिबंध यानी कि इसको साइलेंट जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ हवाएं चलती नहीं है, हवाएं सीधे डायरेक्ट ऊपर उठती है। और वो जो ऊपर उठती है तो वो सिर्फ सहवनीय क्रियाएं के द्वारा, यानी कि कन्वेंशनल करंट को डेवलप करती है। और वो बारिश, और यहाँ पर जो बारिश होती है वो कन्वेंशनल रेनफॉल होता है, यानी कि सहवनीय वर्षा बोलते हैं उसे। वर्षा के टाइप्स अपने जलमंडल वाले में जो टाइप आएगा, इसमें विंड वाले में भी आगे आएगा, उसमें देखेंगे कैसे वर्षाएं होती है, वर्षा के कितने टाइप होते हैं, रेनफॉल के जो टाइप्स हैं वो अपने आगे लेसन में आएगा। तो इसको डोलड्रम पेटी भी बोलते हैं। और ये एक तापजन्य पेटी है, जो भी बताया, क्योंकि तापमान के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है, टेम्परेचर से डेवलप हो रही है, इस वजह से तापजन्य पेटी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो है उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी। यहाँ पर देखो, ये विषुवत रेखा के दोनों तरफ 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में भी है, दक्षिण गोलार्ध में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है ये। तो यहाँ पर वर्ष भर तापमान उच्च रहता है, तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी आप देखो ये कर्क रेखा के और मकर रेखा के पास में है, क्योंकि जो आपको पता है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में तो कर्क रेखा है, यानी कि 23.5 डिग्री पे अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वहाँ पर आपको पता है भी वहाँ तक तो फिर भी एक तरह से उष्ण तापमान होता है, गर्म हॉट क्लाइमेट रहता है अपना। और साउथर्न साइड में भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक मतलब ये टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन फिर भी उच्च वायुदाब। और ना उल्टा चाहिए था, तापमान अगर ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, निम्न वायुदाब होना चाहिए, यानी कि हवाएं हल्के होकर ऊपर उठनी चाहिए और वायुदाब कम रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर उल्टा होता है, तापमान भी ज़्यादा है, वायुदाब भी ज़्यादा है। वो कारण क्या होता है इसका, और साथ में यहाँ पे बादल रहित आसमान होता है, यानी कि आसमान में बादल भी नहीं होते हैं, इस वजह से वर्षा भी नहीं होती है। और ये सबसे ज़्यादा अपने क्या होता है पश्चिमी इलाकों में, यानी कि इस जो पेटी के अंदर क्या होता है, मुख्य विशेषता इसकी ये है कि सभी जो उष्ण प्रदेश हैं इस पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। यानी कि जो उष्ण मरु प्रदेश का मतलब यहाँ पे हॉट डेजर्ट जितने भी हैं, जैसे अपने थार मरुस्थल है या और भी है, थार डेजर्ट अपना, सहारा डेजर्ट है, तो जितने भी अपने कॉन्टिनेंट हैं उन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में ये सारे अपने को डेजर्ट मिलते हैं वेस्टर्न साइड के अंदर। इनका रीज़न ये है क्योंकि अभी अपने मैंने बताया था ये सेकंड और थर्ड क्या है, गतिजन्य, अर्थ का जो रोटेशन होता है उससे डेवलप होती है। अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या है कि जो
विश्व तरह के जो गर्म हवाएं हैं, इक्वेटर से जो गर्म हवाएं हैं वो यहाँ की तरफ मूव करेगी, जैसे क्योंकि वो हवाएं वहाँ से तो भूमध्य रेखा से तो ऊपर उठ जाती है, ऊपर ऊंचाई पर जाके वो ठंडी होगी, और ठंडी होगी ऊपर जाकर वो मुड़ेगी दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। और मुड़ेगी क्यों? क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन बल जो है, यानी कि अभी अपने देखा था रोटेशनल जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो ज़्यादा होता है वहाँ पर। इस वजह से वो दोनों साइड में, यानी कि नॉर्थ साइड में और वेस्ट साउथ साइड में मुड़ेगी, और यहाँ पर आके वो क्या नीचे की तरफ बैठेगी। टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन वो हवाएं नीचे की तरफ आएंगी पृथ्वी के घूमने की वजह से। इस वजह से इस पेट्टी का निर्माण गतिजन्य है, यानी कि पृथ्वी की गति की घूर्णन गति की वजह से होता है। अर्थ के जो स्पीड है, रोटेशनल स्पीड है, उसकी वजह से होता है, इसी वजह से। और हवाएं जो है शुष्क होंगी, क्योंकि हवाएं जो ठंडी होकर नीचे बैठेगी, यहाँ पे हवाओं में नमी नहीं होती है, हवाओं में नमी नहीं होती है, इस वजह से वो यहाँ पर बारिश नहीं कर पाती है। और हवाओं में नमी नहीं होने का दूसरा कारण होता है जल धाराओं का, यानी कि जो महासागरीय जल धाराएं हैं वो यहाँ पर आती है, शुष्क होती है, वो अपने आगे भी देखेंगे जल धाराओं का। तो वायुमंडल के जो ऊपरी भाग में घर्षण का अभाव होने से उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं क्रमशः अपने दाईं तथा बाईं ओर मुड़ जाती है। अभी वैसे बताया था ना किस तरह से पृथ्वी जो घूमती है, पृथ्वी का जो रोटेशन है उसकी वजह से। और एक ये रूल है, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं इसको, उसके और फेरल का नियम भी बोलते हैं। फेरल ने सबसे पहले इसको फाइंड किया था इस वजह से। और इसके अंदर क्या होता है कि किस तरह से जो उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि अपने जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है, नॉर्थन हेमिस्फेयर में तो ये अपने राइट साइड में मूव कर जाएगी, यानी कि मुड़ जाएगी। और साउथर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, अपनी लेफ़्ट साइड में टर्न करेगी, अपने लेफ़्ट साइड में मुड़ जाएगी। तो इन उच्च दाबों के क्षेत्र को असव अक्षांश भी कहते हैं, और ये गतिजन्य है, यानी कि गति के द्वारा अर्थ का जो रोटेशनल स्पीड है उसके द्वारा ये डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पे असव अक्षांश क्या होता है, असव अक्षांश किसको बोलते हैं? असव अक्षांश का मतलब होता है कि इस तरीके से पुराने ज़मानों में, आजकल तो फिर भी इलेक्ट्रिक बोट वगैरह है, सब कुछ है, बड़े बड़े शिप होते हैं वहाँ, अब आजकल तो वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन इसका असव अक्षांश यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए बोलते हैं कि ऑल टाइम में, पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो पाल युक्त जो जहाज़ होते थे जिनमें कपड़ा लगाकर फिर वो हवाओं के द्वारा वो चलते थे, उनमें कोई भी ईंधन वगैरह नहीं डलता था, कुछ भी फ्यूल वगैरह नहीं होते थे, इस वजह से। तो वो क्या करते थे, और ज़्यादातर उस टाइम क्या है कि वो हॉर्स वगैरह की ट्रेडिंग ज़्यादा करते थे, घोड़ों का व्यापार ज़्यादा होता था, क्योंकि उस टाइम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो सबसे बेस्ट मीन था वो हॉर्स ही थे। तो इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह घोड़ों का ट्रांसपोर्ट करते थे हॉर्स के लिए। तो यहाँ आकर क्या होता था कि उनकी जहाज़ें रुक जाती थी, क्योंकि ये हवाएं वहाँ पर क्या होती थी, आपको पता, नीचे की तरफ सेटल डाउन होती थी, हवाएं बिल्कुल शांत हो जाती थी, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते थे जहाज़, और वो फंस जाते थे एक तरीके से वहाँ पर। जहाज़ों में वज़न ज़्यादा हो जाता था, हल्का करने के लिए वो क्या करते थे, उन घोड़ों को समुद्रों में फेंक देते थे, उन हॉर्स को समुद्र में डाल देते ओशंस के अंदर। तो इसी रीजन से इसका नाम है असव अक्षांश। और वो इसलिए डालते थे ताकि उनका जहाज़ कुछ हल्का हो जाए, और जहाज़ हल्के होने के बाद फिर वो यहाँ से निकल पाएँ, वरना तो वो यहीं फंस के रह जाएंगे तूफानों में। तो इसी वजह से ये गतिजन्य पेट्टी है, यानी कि पृथ्वी की गति से निर्मित होती है, इसी वजह से इसको गतिजन्य पेट्टी बोलते हैं। दूसरा है उपध्रुवीय निम्न दाब पेट्टी। और यहाँ पर देखिए ध्रुवों के किनारे पे ध्रुवों के किनारे पे, तो इसका मतलब ये ठंडी हवाएं आनी चाहिए, और ठंडी हवाएं आपको पता है भारी होकर नीचे की तरफ बैठती है तो ज़्यादा दबाव बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, तापमान कम है लेकिन वायुदाब ज़्यादा, वायुदाब कम है, तापमान भी कम है और वायुदाब भी कम है, तापमान कम होने की वजह से वायुदाब ज़्यादा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। और ये देखो इसका जो स्थिति है, विस्तार है, वो 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री, यानी कि 30-30 का गैप आएगा बस। यानी कि 5 डिग्री से शुरू हुआ, फिर 30-30 का गैप आया, तो 30 से 35 के बीच में थी अपने जो उपोष्ण कटिबंधीय है, और उसके बाद ये उपध्रुवीय 60 से 65 के बीच में, और लास्ट फिर 90 डिग्री पे अपने आ जाएगा ध्रुवीय। तो उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों में पाई जाती है। तो ये उच्च अक्षांश आ गया अपने, यानी कि यहाँ पर तो सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाती है, लगभग तिरछी हो जाती है। तो इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर निम्न तापमान पाया जाता है, लेकिन निम्न तापमान होने के बावजूद भी यहाँ पे उच्च दाब पाया जाता है, उल्टा होता है। हालांकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, निम्न वायुदाब पाया, मतलब उच्च दाब होता है, उच्च दाब की बजाय निम्न पाया जाता है, उल्टा हो जाता है। तो जिस कारण इसका कारण भी पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी कि रोटेशनल जो फोर्स है, रोटेशनल जो स्पीड है वही है यहाँ पर भी। क्योंकि पृथ्वी की घूमने की वजह से क्या होता है कि दूध जो समुद्रों की जल धाराएं, यानी कि गर्म जल धाराएं हैं गर्म क्षेत्रों से, वो यहाँ पर आती है, और यहाँ पर क्या कर देगी, वो तापमान को बढ़ा देगी, गर्म जल धाराएं जब यहाँ पहुँचेगी। पृथ्वी जब घूमती है तो महासागरों का जो जल है, समुद्रों का जो जल है, वो ध्रुवों की तरफ बहता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएगा वो जल धाराओं के रूप में। तो इस वजह से वो गर्म जल धाराएं, आपको पता है जल जितनी देरी से गर्म होता है उतनी ही देरी से ठंडा होता है।
तो वो जो उसमें से ऊष्मा निकलेगी समुद्री जल की, वो अपने आसपास के वातावरण को भी गर्म कर देती है। तो इस वजह से वहाँ पर क्या होता है, वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। तो ये भी एक गतिजन्य है, यानी कि सेकंड और थर्ड ये दोनों गतिजन्य हैं, यानी कि अर्थ के रोटेशन से मूव इनका डेवलपमेंट होता है। और फर्स्ट और जो फोर्थ थी वो तापजन्य, यानी कि टेम्परेचर से डेवलप होती है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा की वजह से। चौथी जो लास्ट है आपकी वायुदाब पेटी, तो इसके अंदर देखिए किस तरीके से ध्रुवीय उच्च दाब वायुदाब पेटी है ये, ध्रुवों के बिल्कुल किनारे यानी कि 90 डिग्री पे स्थित है। तो यहाँ पर निम्न ताप पाया जाता है और सदैव उच्च दाब, यहाँ पे वायुदाब उच्च दाब रहता है। दोनों गोलार्धों में स्थित है, ये दोनों ही हैं, और ताप जनित है यानी कि तापमान के द्वारा, यानी कि तापमान कम है तो वायुदाब ज़्यादा है। और वर्ष भर यहाँ पे तापमान कम रहता है। कारण ये है कि ध्रुव और यहाँ पे धरातल सदैव हिमाच्छादित है, यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, बिल्कुल यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। इसलिए धरातल के निकट की हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है बर्फ़ पे, यानी कि माइनस में टेम्परेचर है तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी और बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। तो इसी कारण यहाँ धरातलीय दाब संबंधी आंकड़े प्रचुर मात्रा में प्राप्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, मौसम ऐसा है कि वहाँ पर ज़्यादा जा नहीं सकते अपने बिल्कुल ध्रुवों पर। इस वजह से वहाँ का डेटा अपने लिए सफिशिएंट नहीं है, इनफ अपने को अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ है, उसके आधार पर अपने को पता है कि यहाँ पर तापमान कम है और वायुदाब ज़्यादा है। तो ये आज का इसका पार्ट वन यहीं पे, क्योंकि इसको इस चैप्टर को अपने दो पार्ट में करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए। ये फर्स्ट पार्ट था, और इसका जो सेकंड पार्ट है इसको कंप्लीट अपने सेकंड पार्ट में कर लेंगे। और अगर क्या आपके कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। और जो टेलीग्राम चैनल है आपको बता दूँ, उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा कमेंट वगैरह वहाँ पर आप ना करें। वो सिर्फ डिस्कशन के लिए बनाया गया आपके लिए ग्रुप, वो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, वो ही डिस्कस करें वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत सारी वार्निंग से सेट की हुई है, बहुत सारे फ़िल्टर लगे हुए हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा करते तो आपको 3 वार्निंग मिलेगी, और तीसरी वार्निंग के बाद आप बैन हो जाओगे। फिर आप रिक्वेस्ट करोगे दोबारा से चैनल ज्वाइन करने के लिए, आप डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते। यहाँ से अगर आपको अनबैन किया जाएगा, अगर आपका बैन हटता है तभी आप उसको ज्वाइन कर पाओगे, अदरवाइज़ आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे उस चैनल को दोबारा से, ना ग्रुप ज्वाइन कर पाओगे। तो ऐसा कुछ भी ना करें जिसकी वजह से आपको बैन होना पड़े। वो डिस्कशन ग्रुप है तो सिर्फ स्टडी रिलेटेड डिस्कस से ही वहाँ पर करें। पर्सनल चैट और वो जो आप रूल पढ़ सकते हैं वहाँ पर उसके बायो में जाकर, वो जो रूल वहाँ पर लिखे हुए हैं वो उसका आप अच्छे से पालन करें, उन रूल्स को अच्छे से पढ़ लें। तो अगर कुछ भी ऐसा करते हैं, कुछ बहुत सारे वहाँ पे फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, कुछ भी अगर आप कुछ ऐसा वैसा सेंड करते हैं तो भी आप बैन हो जाओगे, वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका मैसेज डिलीट हो जाएंगे। अगर आप गिफ है या कोई भी पिक्चर मैसेज या कुछ भी भेजते हो तो आपको पता है कि वो आप भेज के देख लेना चाहिए, ऑटोमेटिक आपका डिलीट हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपके पास वार्निंग मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह की आप गलती ना करें। सिर्फ डिस्कशन के लिए है, कोई प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस करें, वही आप डालें और उसका सॉल्यूशन आपको हो जाएगा। और वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, मैं कुछ नहीं करता उसमें, क्योंकि मैं पूरा टाइम आपका टेलीग्राम ओपन करके नहीं रख सकता, ना कर सकता हूँ मैं। तो इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे मेरे फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं, और इसीलिए मैंने आपको सभी को टेलीग्राम पे ज्वाइन करवाया है, ना कि व्हाट्सअप पे ज्वाइन करवाया। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और आगे से जो भी जितने भी जो वीडियो होंगे सारे यूट्यूब पर अपलोड होंगे। ठीक है, थैंक यू।